हेलो एंड वेलकम टू केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। मैं हूं गौरव राजगुप्ता। देश, दुनिया, डिफेंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल अफेयर, जीएस, जीके, ज्योग्राफी, इन तमाम मुद्दों पर इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सारांश लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं हम। आइए शुरुआत करते हैं न्यूज स्कैन के साथ। डैम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। बांध सुधार परियोजना को मंजूरी मिली है। 29 अक्टूबर 2020 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पूरे भारत के चुनिंदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए 10,211 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना यानी ड्रिप फेज 2 और फेज 3 वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित है। अमेरिका और चीन के बाद भारत कुल बांधों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है और इसमें 5,334 बड़े बांध और अन्य 412 बांध हैं। लगभग 80% बांध 25 साल से अधिक पुराने हैं। इन संरचनाओं के पुनर्वास और सुधार की आवश्यकता है। ड्रिप को 2 चरणों में 10 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। प्रत्येक 6 वर्ष में से 2 वर्ष अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक ओवरलैप होंगे। इस परियोजना का पहला चरण साल 2012 में शुरू हुआ था। सेना के लिए मैसेजिंग ऐप। भारतीय सेना ने 29 अक्टूबर 2020 को साई नाम से एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया, जो अपने सैनिकों को सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाएं प्रदान करेगा। साई का मॉडल व्हाट्सएप, टेलीग्राम, संवाद और जिम्स जैसे कमर्शियल मैसेजिंग एप्लीकेशन जैसा ही है और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मैसेज प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। भारतीय सेना के लोकल इन हाउस सर्वर कोडिंग सिक्योरिटी फीचर वाले मैसेजिंग ऐप का नाम सिक्योरिटी एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है साई। सेना इस ऐप का इस्तेमाल आपसी कम्युनिकेशन के लिए करेगी। आर्मी साइबर ग्रुप ने ऐप निर्माण की इजाजत दे दी है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस एप्लीकेशन को CERT इन पैनल में शामिल ऑडिटर और आर्मी साइबर ग्रुप की तरफ से जांच के बाद इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। अब इस ऐप को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी IPR के सामने पेटेंट फाइलिंग के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस ऐप के iOS वर्जन पर अभी काम जारी है। NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वोकल फॉर लोकल पहल के तहत भारतीय नस्ल के कुत्तों को ट्रेन करना शुरू कर दिया है। NDRF के 8वीं बटालियन के कमांडेंट PK तिवारी ने बताया कि अब तक 3 कुत्तों को ट्रेन किया जा चुका है, ताकि वह किसी भी आपदा के समय बचाव कार्य में फोर्स की मदद कर सकें। भारतीय नस्ल के कुत्तों की पता लगाने की क्षमता और काम करने की काबिलियत किसी विदेशी नस्ल से कम नहीं है। इनमें अधिक जोश और फुर्ती होती है। अगस्त में मन की बात में PM मोदी ने भारतीय नस्ल के कुत्तों को पालने की बात कही थी। NDRF के बारे में जानते हैं। NDRF डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एक खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा के लिए स्पेशल रिस्पॉन्स के उद्देश्य के लिए गठित एक स्पेशलाइज्ड इंडियन फोर्स है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस पर ऑर्गेनाइज्ड 12 बटालियनों की फोर्स है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। NDRF हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। संसद में इमरान के मंत्री का बयान। पुलवामा पर बेनकाब पाकिस्तान। अभिनंदन मामले में पाकिस्तान की असेंबली में वहां के सांसद ने इमरान बाजवा के खौफ का खुलासा किया तो इमरान खान की सरकार की जबरदस्त करकरी हुई। अभिनंदन मामले में डैमेज कंट्रोल करने के लिए इमरान ने अपने मंत्री फवाद हुसैन को उतारा तो उन्होंने संसद में जो कहा उससे पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। फवाद हुसैन ने माना कि पुलवामा हमला किसी और के नहीं बल्कि इमरान सरकार की साजिश थी। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले CRPF के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षा कर्मी शहीद हुए थे। यह हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के निकट लेथपोरा इलाके में हुआ था। दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले डेटा सेंटर की बात करते हैं। चीन तिब्बत में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर का निर्माण कर रहा है, जो चीन और दक्षिण एशियाई देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के डेटा स्टोरेज की जरूरतों को पूरा करेगा। डेटा सेंटर तिब्बत की राजधानी लहासा के एक हाईटेक जोन में लगभग 3,656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो उसे दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाला डेटा सेंटर बनाता है। खबरों की दुनिया के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फैक्ट बन जाते हैं, जिन्हें आपको याद भी रख लेना चाहिए। आइए देखते हैं KSG न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। फेनी ब्रिज हाल ही में चर्चा में था। 1.8 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत में त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा और दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा।
आइए जानते हैं फेनी ब्रिज प्रोजेक्ट की कुछ मुख्य विशेषताएं। फेनी ब्रिज को चट्टोग्राम में मैत्री सेतु के रूप में भी जाना जाता है। यह फेनी नदी पर बनाया जा रहा है और ये त्रिपुरा को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जोड़ देगा। इसका निर्माण नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। यह भारत के पूर्वोत्तर और बांग्लादेश के बीच ट्रेड और कॉमर्स के लिए एक कॉरिडोर का काम करेगा। साथ ही पर्यटन और लोगों से लोगों के संबंध को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह दक्षिण त्रिपुरा और चटगांव के बीच सीधी सड़क संपर्क प्रदान करेगा, जिससे भारत चटगांव को पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में उपयोग कर सकेगा। इस पुल से उत्तर पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश तक चट्टोग्राम के माध्यम से भारी मशीनों और सामानों को ले जाने की सुविधा होगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रॉकफेल फाउंडेशन और स्मार्ट पावर इंडिया ने देश के 10 राज्यों में सर्वे करवाकर एक रिपोर्ट जारी की है। की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट: लगभग 92% उपभोक्ताओं ने अपने परिसर के 50 मीटर के दायरे में बिजली के बुनियादी ढांचे के होने की सूचना दी है। हालांकि सभी के पास बिजली कनेक्शन नहीं है। सर्वे में शामिल 87% ग्राहकों के पास ग्रिड आधारित बिजली है। शेष 13% या तो गैर ग्रिड स्रोतों का उपयोग करते हैं या किसी भी बिजली का उपयोग नहीं करते हैं। प्रतिदिन लगभग 17 घंटे तक ग्राहक श्रेणियों में आपूर्ति के घंटे में काफी सुधार हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 83% लोगों तक ही बिजली की पहुंच है और देश में औसतन करीब 17 घंटे बिजली की सप्लाई होती है। वहीं इस रिपोर्ट से पता चला है कि देश में 66% ग्राहक बिजली आपूर्ति तक अन्य सुविधाओं से संतुष्ट हैं, जिसमें 74% शहरी और 60% ग्रामीण उपभोक्ता हैं। सर्वे का सैंपल साइज 25,000 से अधिक है, जिसमें करीब 65% ग्रामीण आबादी, वाणिज्य उद्यमों और संस्थानों की राय ली गई है। डे इन हिस्ट्री 30 अक्टूबर 1961। अब तक का सबसे बड़ा एटम बम धमाका, जिसे बनाने वाले को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी थी। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। आंद्रेई सखारोव ने 1960 में ऐसा बम तैयार किया जो दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा बम है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से भी 3300 गुना ज्यादा शक्तिशाली इस बम को नाम दिया गया जार बम। जार रूस के राजाओं की उपाधि थी और इस बम को बमों के महाराज की तरह प्रोजेक्ट किया गया था। ये बम इतना बड़ा था कि इसके लिए खास लड़ाकू जहाज बनाया गया। हथियार और मिसाइलें लड़ाकू जहाज में रखे जाते हैं, लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरिए लटका कर रखा गया था। 30 अक्टूबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया। यह बम अमेरिका के लिटिल बॉय और फैट मैन जैसा था, लेकिन उनसे बहुत बड़ा था और पल भर में बड़े शहर को खाक कर सकता था। चुपोलोव 95 ने करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई से पैराशूट से इसे लेकर नोवाया जेमेलिया द्वीप पर गिराया, ताकि विस्फोट से पहले गिराने वाला और तस्वीर ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुंच जाए। दोनों विमान 50 किलोमीटर दूर पहुंचे थे कि भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भयंकर था कि पूरी दुनिया दहल उठी थी। इस विस्फोट का असर यह हुआ कि दुनिया के तमाम देश खुले में एटमी टेस्ट ना करने पर राजी हो गए। 1963 में ऐसे एटम बम परीक्षणों पर रोक लगा दी गई। इस बम को बनाने वाले सखारोव को भी लगा कि ऐसा बम दुनिया में तबाही मचा सकता है। वे बाद में एटमी हथियारों के खिलाफ अभियान के नेता बन गए। बाद में सखारोव को अपने योगदान के लिए साल 1975 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। डे इन हिस्ट्री 30 अक्टूबर 1909। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक माने जाने वाले होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था। 18 साल की उम्र में भाभा ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में उनकी रुचि फिजिक्स की तरफ बढ़ी। 1939 में छुट्टियां मनाने भारत आए थे, लेकिन विश्व युद्ध की वजह से लौट नहीं सके। तब 1940 में डॉक्टर सीवी रमन के कहने पर बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बाद में भाभा ने सरकारी संस्थाओं में अहम पदों पर काम किया। साल 1965 में भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो के एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर उन्हें छूट मिले तो भारत 18 महीनों में परमाणु बम बना सकता है। उनके इस बयान के कुछ ही महीनों बाद 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा मुंबई से एयर इंडिया के फ्लाइट नंबर 101 से न्यूयॉर्क जा रहे थे। तब बोइंग 707 विमान माउंट ब्लैंक पहाड़ियों के पास क्रैश हो गया। हादसे में भाभा समेत विमान में सवार सभी 117 यात्रियों की मौत हो गई थी।
एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट के लिए 15 दिसंबर तक बढ़ सकती है बोली लगाने की समय सीमा। नियमों को आसान बनाते हुए बोली दाताओं को इक्विटी मूल्य के आधार पर पेशकश करने की इजाजत भी दी जा सकती है। उद्यम मूल्य यानी इक्विटी वैल्यूएशन कंपनी की कुल कीमत का मूल्यांकन करने का तरीका है। इसका इस्तेमाल अक्सर इक्विटी बाजार पूंजीकरण के व्यापक विकल्प के तौर पर होता है। एयर इंडिया पर मार्च 2019 तक करीब 60,000 करोड़ रुपए का घाटा था। इसमें करीब 23,000 करोड़ रुपए खरीदने वाली कंपनी द्वारा वहन करने का प्रस्ताव है। सरकार लंबे समय से इसे बेचने की तैयारी कर रही है। बोली लगाने की मौजूदा समय सीमा 30 अक्टूबर को खत्म हो रही है। विनिवेश की तारीख बढ़ी तो यह 5वां विस्तार होगा। वक्त उन खबरों का जिन्हें आपको विस्तार से भी जान लेना चाहिए। आर्टेमिस मिशन के तहत नासा चंद्रमा की सतह पर पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजने वाला है। आइए देखते हैं KSG स्पेशल रिपोर्ट। आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर पहली महिला को ले जाने की तैयारी में है नासा। स्पेस मिशन आर्टेमिस मंगल मिशन में बेहद अहम भूमिका निभाएगा। आर्टेमिस मिशन के लिए नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के बीच एक समझौता हुआ है। आर्टेमिस मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट चंद्रमा के उन इलाकों का पता लगाएंगे जहां पहले कभी इंसान नहीं गया है। इस मिशन के द्वारा एजेंसी चंद्रमा की सतह पर पानी, बर्फ और अन्य नेचुरल रिसोर्सेज की खोजबीन करेगी। जाने नासा के आर्टेमिस मिशन के बारे में। आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा पर रिसर्च प्रोग्राम के जरिए नासा साल 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। आर्टेमिस मिशन के लिए नासा नए रॉकेट्स, जिसे स्पेस लॉन्च सिस्टम कहा जाता है, उसको चुन लिया गया है। यह रॉकेट ओरियन स्पेसक्राफ्ट में सवार एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जाएगा। आर्टेमिस मिशन के लिए जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नए स्पेस सूट डिजाइन किए गए हैं, जिन्हें एक्सप्लोरेशन एक्स्ट्रा व्हीकुलर मोबिलिटी यूनिट कहा जाता है। इस स्पेस सूट में डेवलप्ड मोबिलिटी और कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, जिससे माइक्रोग्रेविटी में चंद्रमा की जमीन पर या स्पेस वॉक के लिए बेहतर आकार दिया जा सकता है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप प्रोग्राम आर्टेमिस मिशन के लिए ECA कम्युनिकेशन और रिफ्यूलिंग मॉड्यूल का योगदान देगा। नासा मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के साथ साल 2030 तक मंगल ग्रह का ह्यूमन एक्सप्लोरेशन का टारगेट लेकर काम कर रही है। 22 विशेषज्ञों ने एक स्टडी तैयार की है, जिसके मुताबिक दुनिया भर में 8 लाख से भी ज्यादा वायरस हैं, जो कोरोना से भी ज्यादा घातक बीमारियां भविष्य में ला सकते हैं। आइए देखते हैं KSG स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया भविष्य में कई बार महामारियों का अनुभव कर सकती है। इनमें कुछ महामारियां ऐसी भी हो सकती हैं जो कोरोना वायरस से ज्यादा घातक सिद्ध होंगी। इतना ही नहीं, अगर इन इन्फेक्शियस डिजीज से निपटने के लिए ग्लोबली बदलाव नहीं हुए तो भविष्य की इन बीमारियों से लड़ पाना काफी महंगा साबित हो सकता है। बायोडायवर्सिटी और पैंडेमिक्स पर यह ग्लोबल रिपोर्ट दुनिया भर के 22 प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई है। ये रिपोर्ट 29 अक्टूबर को जारी की गई। ये बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति प्लेटफॉर्म IPBES द्वारा बुलाई गई वर्कशॉप का परिणाम है। प्रकृति के नुकसान और बढ़ती महामारी के खतरों के बीच की कड़ी पर केंद्रित है। कोरोना संक्रमण को जन्म देने वाला SARS-CoV-2 वायरस एकमात्र वायरस नहीं है। प्रकृति में इसके जैसे 5,40,000 से 8,50,000 ऐसे अज्ञात वायरस मौजूद हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया में 70% वायरस जानवरों के माइक्रोब से होते हैं। इन वायरस में इबोला, जीका, नीपा, इंसेफेलाइटिस और इन्फ्लुएंजा, HIV, एड्स, कोविड-19 जैसी कई गंभीर बीमारियां शामिल हैं। IPBES की रिपोर्ट में कहा गया है कि वन्य जीव, पशुधन और लोगों के बीच संपर्क के कारण ये माइक्रोब्स फैल जाते हैं। ये रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फ्रेंच गुआना में मायरो वायरस की बीमारी के फैलने के 3 दिन बाद आई है। मायरो वायरस डेंगू के समान लक्षणों वाली बीमारी है जो मच्छरों से फैलती है। वक्त है KSG न्यूज फ्लैशेस का। आइए फटाफट फॉर्मेट में देखते हैं दिन की टॉप 10 न्यूज इवेंट्स। मिलाद उन नबी, PM मोदी और राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं। करुणा एवं भाईचारे का संदेश। दुनिया भर में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी के रूप में मनाते हैं। भारतीय नौसेना ने दागी एंटी शिप मिसाइल, अधिकतम सीमा तक लक्ष्य भेदने की क्षमता। शुक्रवार को नौसेना ने गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा की मदद से मिसाइल को दागा। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने अपना परीक्षण किया। सऊदी अरब के नोट में गलत मानचित्र पर भारत ने जताया कड़ा एतराज। सऊदी अरब से गलती सुधारने को कहा। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। भारत ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत वास्तविक राष्ट्र के रूप में इस विश्व संगठन की सदस्यता ली। 30 अक्टूबर 1956 को दिल्ली में अशोका होटल खुला। यह देश का पहला 5 सितारा आलीशान होटल था। 1 नवंबर से SBI के नए नियम। 1 नवंबर से जिन सेविंग बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए तक की राशि जमा है, उस पर ब्याज की दर 0.25% से घटकर 3.25% रह जाएगी, जबकि 1 लाख रुपए से ज्यादा की जमा पर अब रेपो रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा।
केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करने वाला देश का पहला राज्य बना। सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। योजना 1 नवंबर से लागू। अमेरिका में हर सेकेंड कोरोना का एक मामला, भारत के मुकाबले दोगुनी रफ्तार। ताइवान में 200 दिन से नया केस नहीं, भारत में एक्टिव केस हुए 6 लाख से कम। WHO ने कोविड-19 वैक्सीन बीमा योजना का बनाया प्लान। साइड इफेक्ट से गरीब देशों को मिलेगा संरक्षण, 92 गरीब देशों के लोगों को मिलेगा मुआवजा। तमिलनाडु, नीट पास करने वाले राज्य संचालित स्कूलों के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में 7.5% आरक्षण मिलेगा। राज्यपाल ने दी मंजूरी। वक्त है KSG टॉपर स्पीक का। आज देखिए AIR2 KSG इंडिया टॉपर अतहर आमिर का संदेश। Hello everyone, it's a great pleasure to be here at KSG. I'm very thankful to Dr. Khan, especially from KSG, who played a very important role in my whole preparation strategy. I met him at the initial stages of my preparation and he did guide me all through. Even up till the interview stage, he helped me a lot. So I'm very thankful to KSG and my best wishes to all the aspirants. शानदार संदेश के लिए IAS अतहर आमिर जी का बहुत बहुत शुक्रिया और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, UPSC की तैयारी से पहले खुद को भी टेस्ट करना ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है और ये कैसे किया जाए, आइए देखते हैं। KSG गुरु मंत्रा बाय डॉक्टर खान। I am often asked about test series, that how shall we be doing test series, when I should be doing test series. Well, importance of test series is something which is often discussed by a lot of students. It's very simple. I think test series is very important, and let me just make it very clear. And if you are going to pass this examination, you should be actually practicing giving examination. But a big question comes that when shall we give the test? Quite often students tell me that we should be giving test only when we are prepared. How can we be tested unless we are prepared? I think there are two things here. A, correct. I mean, you can't be tested unless you have prepared yourself. But then, what to prepare and how to prepare, which direction to prepare, we are all very individuals. You have got your specific requirements. Which direction to prepare, I think a test must be used in that format. In fact, when you're giving test, you're getting to know as to what is something which is where I'm lacking. In fact, you get to see as to what more I need to add to my preparation. So, testing is actually tasting your food while it is being cooked. So, if there is something missing, you can always add that there. Not waiting for the whole dish to be prepared and then you are tasting it. Test yourself, taste yourself, and then you will get to know as to which direction you have to move. Another thing, quite often when we take a test series, we think that they have adopted me and then now whatever I will do is all as per their wishes. No. You, instead of being adopted by the test series, you adopt a test series and allocate a definite amount of time to that. Say for example, if you have taken up a test and whose target is fixed for next week or something, you see that how much time do I have got? If I've got, let's say, about 10 hours, am I going to give 2 hours 5 days? Or 5 hours 2 days? Or 10 hours 1 day? And that's the way I would like you to make use of test series. Test it at the time when you are still preparing. Allocate time to the extent that you have it available. And then not get too much bothered about the kind of performance you have got. Take the signals as to where you should have prepared. And then you start working gradually towards that. And to my understanding, this is the right use of the test series. And I strongly recommend that you should be taking test, because ultimately you have to pass this examination. You have to act like examinee. IAS एग्जाम क्रैक करने के लिए खबरों से अपडेट रहना तो ज़रूरी है ही, साथ ही मोटिवेट रहना भी ज़रूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खबरों के साथ अपडेट भी हुए होंगे और मोटिवेट भी हुए होंगे। आप KSGindia.com पर जाकर नए बैचेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग बना रहे हैं, उनको ज़रूर देखें। ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें।
थैंक यू। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी का सिविल सेवा परीक्षा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो घर बैठे आराम से ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ksgindia.com पर विजिट करें। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं, नए बैच शुरू हो रहे हैं, वहां जाकर रजिस्टर कर लें और हिस्सा बने KSG इंडिया टॉपर टीम का।